स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सेल डीआरडीओ गेट इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें मैं टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन पिटिंग कोरोजन द ऑक्सीडेशन अकर्स। तो जो पिटिंग कोरोजन होता है उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एट द सरफेस, इन द कोर, विद इन द पीट इटसेल्फ, या नन ऑफ दीज। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे विद इन द पीट इटसेल्फ। ठीक है, तो राइट आंसर कौन क्या होगा? विद इन द पीट इटसेल्फ। तो पिटिंग कोरोजन क्या होता है? एक्चुअली में ना लोकलाइज्ड कोरोजन होता है। इसमें क्या होता है, आपका मान लीजिए पूरा मेटल है तो लोकलाइज कुछ स्पॉट बन जाएंगे, उसी स्पॉट में आपका कोरोजन होते रहेगा और वो डेप्थ तक होते रहेगा। ठीक है, लोकलाइज होता है और आसपास के एरिया में कोरोजन नहीं होता है ना। तो केवल पीट में ही कोरोजन होता है और काफ़ी डेंजरस कोरोजन होता है क्योंकि इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पिटिंग द रिडक्शन अकर। रिडक्शन कहाँ पे होता है पिटिंग कोरोजन में? एट द सरफेस, इन द कोर, विद इन द पिट इटसेल्फ, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर यहाँ पे एट द सरफेस। सरफेस में रिडक्शन होगा और जो पीट्स बना है छोटा छोटा कोरोजन, वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरग्रेनुलर कोरोजन अकर। तो इंटरग्रेनुलर कोरोजन कहाँ पे होता है? अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्री, एट द सरफेस, या इन द कोर ऑफ द मटेरियल। तो राइट आंसर है यहाँ पे अलॉन्ग द ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंटर ग्रेनुलर मतलब अलॉन्ग दी ग्रेन बाउंड्री। अगर इंट्रा ग्रेनुलर बोलता तो अलॉन्ग ग्रेन्स होता, ग्रेन्स के बीच में होता, लेकिन यहाँ पे इंटर ग्रेनुलर है मतलब अलॉन्ग दी ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ग्रेनुलर कोरोजन इज फाउंड इन। तो इंटर ग्रेनुलर कोरोजन किस में पाया जाता है? हाई कार्बन स्टील में, लो कार्बन स्टील में, HSLA मतलब हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील में, या स्टेनलेस स्टील में। तो राइट आंसर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो जो इंटर ग्रेनुलर कोरोजन होता है वो जनरली स्टेनलेस स्टील में होता है। इसमें होता क्या है ना, ग्रेन्स पे, जो ग्रेन्स बाउंड्री पे है वहाँ पे क्रोमियम कार्बाइड जाके जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? क्रोमियम कार्बाइड। ठीक है, तो आसपास का जो क्रोमियम होता है वो कार्बाइड बना के ग्रेन बाउंड्री पे सेग्रीगेट हो जाता है। तो ग्रेन बाउंड्री के जस्ट थोड़े से आसपास में क्या हो जाता है? क्रोमियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्रोमियम की कमी की होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है? कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं रह पाता, तो वो क्या हो जाता है? ग्रेन बाउंड्रीज के जस्ट विसिनिटी पे, जस्ट आसपास कोरोड होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर ग्रेनुलर कोरोजन, जो कि स्टेनलेस स्टील में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी जिंकिफिकेशन ऑफ ब्रास इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो डी जिंकिफिकेशन होता है ब्रास का, मतलब ब्रास क्या क्या है? अलॉय किसका है? कॉपर और जिंक का। तो क्या होता है, कई बार केवल जिंक का ही क्या होता है, कोरोजन होता है या वो डिजॉल्व हो जाता है। तो किसका एग्जांपल है? पिटिंग कोरोजन का, रिवाइज कोरोजन का, सेलेक्टिव लीचिंग का, या गैल्वेनिक कोरोजन का। तो राइट आंसर यहाँ पे सेलेक्टिव लीचिंग का। ठीक है, ये सेलेक्टिव लीचिंग का एग्जांपल है डी जिंकिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डी जिंकिफिकेशन ऑफ ब्रास द कलर ऑफ ब्रास चेंजेस फ्रॉम येलो टू। तो जब ब्रास का डी जिंकिफिकेशन होता है तो येलो से कौन से कलर में चेंज हो जाता है? रेड में, ब्लू में, ग्रे में, या ऑरेंज में। तो राइट आंसर यहाँ पे रेड। ठीक है, येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें डी जिंकिफिकेशन होता है ब्रास का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरोजन कोरोजन। इरोजन कोरोजन इज ए, ये क्या है? इरोजन कोरोजन क्या है? केमिकल अटैक है, मैकेनिकल एब्रेशन है, या फिर कंबाइन एक्शन ऑफ केमिकल अटैक एंड मैकेनिकल एब्रेशन है, या ड्यू टू फ्लूइड वेलोसिटी। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इरोजन एंड कोरोजन। तो इरोजन मतलब क्या है? इरोड होना, किसी फ्रिक्शन की वजह से इरोड होना, और कोरोजन मतलब कोरोजन होगा, केमिकल अटैक हो गया। तो क्या हुआ? ये दोनों कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन एक्शन ऑफ केमिकल अटैक एंड मैकेनिकल एब्रेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे कोई ये पार्ट है मान लीजिए, तो ये पार्ट मान लीजिए मूविंग पार्ट है, इसमें फ्रिक्शन होता है। तो क्या होगा, कुछ समय बाद, किस समय इसमें कोरोजन होगा, फिर मूविंग होने की वजह से वो कोरोजिव लेयर जो बना है, जो ऑक्साइड लेयर बना है, वो एब्रेशन के कारण रिमूव हो जाएगा। तो फिर से एक फ्रेश लेयर आ जाएगा, फिर इसमें कोरोजन होगा, फिर फ्रिक्शन के कारण, वो एब्रेशन के कारण वो लेयर, ऑक्साइड लेयर, फिर क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, फिर से नया कोरोजन होगा। तो ये एक्शन होता है केमिकल अटैक का और मैकेनिकल एब्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरोजन कोरोजन इज आइडेंटिफाइड बाय। तो इरोजन कोरोजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सरफेस ग्रूव से, डिम्पल से, स्ट्रेशन से, या होल से। मतलब जब जहाँ पे इरोजन कोरोजन होगा वो वहाँ पे सरफेस कैसा दिखेगी, ये बोल रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सरफेस ग्रूव्स। तो जहाँ पे इरोजन कोरोजन होता है वहाँ पे सरफेस में ग्रूव्स दिखाई दे, जैसे ग्रूव्स मतलब ऐसे गड्ढे जैसे, ऐसे ऐसे आपको ग्रूव्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये इरोजन कोरोजन की पहचान है। नेक्स्ट है, स्ट्रेस कोरोजन अकर्स ड्यू टू। तो स्ट्रेस कोरोजन क्यों होता है? ऑप्शन है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस के कारण, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण,
या फिर शियर स्ट्रेस के कारण, या कंबाइन एक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड कोरोजिव एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट या कंबाइन एक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड कोरोजिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे नाम से पता चल रहा है स्ट्रेस कोरोजन, जहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस भी होता है और कोरोजन भी होता है। ठीक है, जनरली क्या देखा जाता है, जनरली वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस लगा हुआ है उस एरिया पे ज़्यादा कोरोजन होता है। ठीक है, क्योंकि वो हाई एनर्जी एरिया होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रॉड लिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे क्या कर दिया, ऐसे एल शेप में मोड़ दिया, तो ये वाले एरिया में क्या है, अभी स्ट्रेस ज़्यादा है क्योंकि मैंने उसको मोड़ा है। तो उस एरिया में स्ट्रेस ज़्यादा है, मतलब उसमें इंटरनल, आपको बोल सकते हो कि इंटरनल जो स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा है। तो उस वो इंटरनल स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से ना वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस कोरोजन, मतलब स्ट्रेस भी है, उसके साथ साथ स्ट्रेस होने के कारण कोरोजन और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ क्रैक प्रोपगेशन इन स्ट्रेस कोरोजन इज। तो जो क्रैक प्रोपगेशन होता है स्ट्रेस कोरोजन के केस में, जो क्रैक प्रोपगेशन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। ऑप्शन है पैरेलल टू द अप्लाइड स्ट्रेस, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड स्ट्रेस, 45 डिग्री टू द अप्लाइड स्ट्रेस, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर टू अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, जनरली क्रैक का प्रोपगेशन हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है ज़्यादा चांसेस। जैसे ये कोई मटेरियल है, यहाँ पे कोई छोटा सा क्रैक है मान लीजिए, है ना, तो जब हम इसमें लोड लगाते हैं ना, तो ये हमेशा लोड इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्रैक प्रोपगेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि उसको खींचेगा कोरोजन को, तो ये ऐसे क्रैक प्रोपगेट होगा, तो परपेंडिकुलर होता है जनरली, हर केस में होता है, केवल अगर स्ट्रेस कोरोजन के केस में नहीं, सभी केस में होता है। ठीक है, क्रैक प्रोपगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है अप्लाइड स्ट्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेनलेस स्टील स्ट्रेस कोरोडेड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग। मतलब बोला कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जो स्ट्रेस कोरोजन होता है वो किस सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है। आयोडाइन सॉल्यूशन, आयोडीन आयन वाले सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन वाले में, क्लोराइड आयन में, या फिर ऑक्सीजन आयन में। मतलब ये सब आयन्स किस सॉल्यूशन में हैं, तो कौन सा आयन सबसे ख़राब होगा, कौन सा आयन सबसे ज़्यादा कोरोजन करेगा स्टेनलेस स्टील का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्लोराइड आयन। ठीक है, तो जनरली जो क्लोराइड होता है ना, जैसे समुद्र का पानी क्या है, वहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा होता है, AdCl होता है, MgCl होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कोरोड करता है स्टेनलेस स्टील को। ठीक है, बाकी नॉर्मल एनवायरनमेंट में स्टेनलेस स्टील बहुत अच्छा होता है, बट समुद्र के पानी में या जहाँ पे क्लोराइड आयन ज़्यादा है ना, वहाँ पे जल्दी कोरोजन हो जाता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सी वाटर इन कंपेरिजन विथ फ्रेश वाटर इज लेस कोरोजिव, मोर कोरोजिव, सोज सेम डिग्री ऑफ कोरोजन, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे मोर कोरोजिव होगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो फ्रेश वाटर होता है उससे ज़्यादा कोरोजिव होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैल्वेनाइजेशन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ स्टील बाई। तो स्टील के सरफेस के ऊपर तो जिंक का लेयर करते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, हॉट पिनिंग से, कोल्ड पिनिंग से, हॉट डिपिंग से, या कोल्ड डिपिंग से। तो राइट आंसर यहाँ पे हॉट डिपिंग है। ठीक है, हॉट डिपिंग मेथड से हम स्टील के ऊपर जिंक का लेयर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी कोरोजन ऑफ द जिंक कंटेनिंग विल प्रोसीड एट एन स्लो रेट बिकॉज। मतलब जनरली जब हम किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो कोरोजन रेट बहुत स्लो हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, एनोड टू कैथोड एरिया इज लार्ज, एनोड टू कैथोड एरिया इज स्मॉल, या एनोड टू कैथोड एरिया इक्वल टू 1, या एनोड टू कैथोड एरिया इज इक्वल टू 0.5। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, एनोड टू कैथोड एरिया इज लार्ज। जनरली क्या होता है ना, जब हम किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, तो जिंक क्या है एज ए एनोड काम करता है। ठीक है, एज ए एनोड काम करता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि एनोड टू कैथोड एरिया बड़ा हो जाता है, मतलब एनोड का एरिया बड़ा हो जाता है, कैथोड का एरिया बहुत छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर इज। तो पॉलीमर का डिग्रेडेशन क्या है, केमिकल अटैक है, फिजिकल अटैक है, फिजिको केमिकल अटैक है, या आयनिक अटैक है। तो राइट आंसर यहाँ पे फिजियो केमिकल होता है। जो पॉलीमर का जो डिग्रेडेशन होता है ना, वो फिजिकल केमिकल दोनों की वजह से होता है, इसलिए इसको फिजियो केमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर में डिटोरेट्स बाई। डिटोरेट मतलब क्या होता है, मतलब ख़राब हो जाना, पॉलीमर का ख़राब हो जाना। ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो जाना है, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे प्लास्टिक का कई मटेरियल होता है, या प्लास्टिक की बाल्टी होती है, वो ख़राब हो जाता है, डिटोरेट हो जाता है ना। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों होता है। ऑप्शन है यहाँ पे, स्वेलिंग एंड डिजोल्यूशन, कोयल एंड बॉन्ड रैप्चर, एज ए रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी, या केमिकल रिएक्शन, या ऑल ऑफ दी अबोव।
तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबो। पॉलीमर इन सब के कारण डिटोरेट होता है, चारों ऑप्शन है उसका, है ना, सभी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर दैट एग्जिबिट आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू अटैक बाय बोथ एसिडिक एंड एल्कली सॉल्यूशंस आर। तो वो कौन सा पॉलीमर है जो एसिडिक और एल्कलाइन दोनों में अच्छा रेजिस्टेंस दिखाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस। ऑप्शन है पीवीसी, फ्लोरोकार्बन, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ ए एंड बी, पीवीसी और फ्लोरोकार्बन दोनों का कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है एसिडिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हेन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज देन। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इसमें दो बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए वैलेंस बैंड है तो इसके ऊपर कंडक्शन बैंड होगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ जंप करना होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए। तो ये बोल रहा है कि ये जो गैप है अगर लार्ज है तो क्या होगा, लोअर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हायर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देयर इज़ नो इफेक्ट और अनसर्टेन। तो होगा लोअर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, ये मान लीजिए आपका वैलेंस बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए क्या चाहिए, गैप ज़्यादा है तो जंप करना है तो मुश्किल होगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर इज़। तो सेमीकंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोवेलेंट या मेटालिक बॉन्डिंग। तो राइट आंसर है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरेंज दी कंडक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में आपको क्या करना है, जो कंडक्टिविटी है उसको अरेंज करना है। कौन कौन सा देखिए, तो देखिए इसमें याद रखिए, सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। ऑप्शन में क्या है आपका, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद होती है कॉपर की, फिर उसके बाद होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी सही होगा। ठीक है, सिल्वर की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम कॉपर का, फिर उससे भी कम एल्यूमिनियम का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्योरिटी इन ए मेटल एंड अलॉय। तो इम्प्योरिटी जो मेटल और अलॉय में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे रेजिस्टिविटी घटती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कोई इफेक्ट नहीं होता या नन ऑफ दिस। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब किसी मेटल या अलॉय में हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी घट जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बी, है ना। इसलिए देखना कॉपर जो होता है ना, जो वायर बनाने के लिए जो कॉपर होता है वो बहुत प्योर होना चाहिए, 99.99% प्योर होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी रहेगी ना तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बॉन्ड गैप इज़। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें हम कोई डोपिंग नहीं करते हैं। जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है विदाउट डोपिंग, इसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें हम डोपिंग करते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, कोई डोपिंग नहीं किया जाता है। तो इसमें बॉन्ड गैप कितना होता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2। तो राइट आंसर यहाँ पे लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2 होता है बॉन्ड गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू, म्यू मतलब है कि होल, ठीक है, इज़ ऑलवेज, फिर ब्लैंक छोड़ा है, देन म्यू मतलब इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या होती है, कौन ज़्यादा होता है या फिर बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है ना, दोनों सेम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बोला मैंने, जिसमें हम डोपिंग करके जब हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना, कुछ एलिमेंट डोप कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप, ठीक है। जनरली क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जाता है सेल वगैरह में, है ना। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, ठीक है। तो ये बोला कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा, या सम टाइम मेजॉरिटी या सम टाइम माइनॉरिटी होगा, या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना,
कंडक्टिविटी क्या क्यों होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी हो सकती है और एक होल के कारण हो सकती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही होल बोलते हैं, है ना। तो एन टाइप मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो वो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब सेम क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछा गया, अगर पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है तो होल क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पी टाइप है, पी टाइप में होल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो वो मेजॉरिटी कैरियर होगा, मतलब उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सुपर कंडक्टर, इसमें से कौन सा जो है सुपर कंडक्टर है, लेड है, मरकरी है, या नायोबियम टीन है, या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, तीनों क्या है, सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ। सुपर कंडक्टिविटी कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे ले जाते हैं ना, ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी पूरी जीरो हो जाती है ना। रेजिस्टिविटी जीरो मतलब कोई पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सुपर कंडक्टर बनाया, तो सुपर कंडक्टिव तभी होगा जब एक सर्टेन टेम्परेचर, जनरली वो माइनस होता है, हर मेटल का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है ना, जिसके नीचे वो एज ए सुपर कंडक्टर काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी मेटल को सुपर कंडक्टर बना दिया एक टेम्परेचर के नीचे ले जा करके, तो उसमें रेजिस्टिविटी पूरी कम हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना विदाउट लॉस वहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है, उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो ये तीनों ना सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट मटेरियल्स आर, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मटेरियल क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक हो जाता है, डाईमैग्नेटिक हो जाता है, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है डाईमैग्नेटिक्स। जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे हम उसको ले जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है, मतलब वो डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस इज, तो डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस कौन सा इनमें से है। डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब डायरेक्टली उसमें जिसमें कंप्रेशन हो रहा है, एक्सट्रूजन है, स्ट्रेच फॉर्मिंग है, फोर्जिंग है, या बेंडिंग है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा फोर्जिंग। फोर्जिंग में आपने देखा होगा क्या होता है, दो डाई होता है, जैसे ये एक लोअर डाई है, इसके ऊपर एक अपर डाई होता है, इसके बीच में हम हमारा मेटल को रखते हैं जिसको डिफॉर्म करना है, और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कंप्रेशन हुआ, ठीक है। वहीं एक्सट्रूजन वगैरह में क्या होता है, एक्सट्रूजन वगैरह कैसे होता है, इसमें आपका डाई होता है ना, ऐसे इस डाई में से हम मेटल को फ्लो कराते हैं, है ना, और मेटल फिर यहाँ से यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इधर छोटा डायमीटर होकर बाहर निकलता है, तो एक्चुअली में हम इसको खींचते हैं या इधर से क्या करते हैं, धक्का देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें जो कंप्रेशन लग रहा है वो इस एरिया में कंप्रेशन लग रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं लग रहा है, इनडायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उसको तो धक्का दे रहे हैं, हाँ धक्का दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कंप्रेसिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कंप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सट्रूजन, स्ट्रेच फॉर्मिंग और बेंडिंग क्या है, इनडायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट कंप्रेशन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दिया गया वही इनडायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस कौन सा है, वायर ड्राइंग है, एक्सट्रूजन है, ट्यूब ड्राइंग है, या सभी, तो ये सभी है, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन और ट्यूब ड्राइंग तीनों क्या है, इनडायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि टेंशन टाइप प्रोसेस कौन सा है, जिसमें केवल टेंसाइल फोर्स लगता है, वायर ड्राइंग है, बेंडिंग है, स्ट्रेच फॉर्मिंग है, या रोलिंग है। तो राइट आंसर यहाँ पे स्ट्रेच फॉर्मिंग होता है, जहाँ पे केवल टेंशन टाइप टेंसाइल फोर्स लगता है, केवल कंप्रेसिव वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता, इनडायरेक्ट भी नहीं लगता, है ना। तो स्ट्रेच फॉर्मिंग क्या होता है, जैसे एक ऐसे डाई होता है, इसमें हमारे मेटल को हम ऐसे रख देते हैं और इसको हम स्ट्रेच करके इधर से खींचते हैं इस तरफ नीचे तरफ, ये स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी कंप्रेशन वगैरह फोर्स नहीं लग रहा है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, केवल टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इसलिए टेंशन टाइप प्रोसेस बोलते हैं इसको, स्ट्रेच फॉर्मिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट कॉन्टेक्ट बेंड स्ट्रेच प्रोसेस इज, तो ये कॉन्टेक्ट बेंड स्ट्रेच प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रोलिंग प्रोसेस है, बेंडिंग है, स्ट्रेच फॉर्मिंग है, एक्सट्रूजन है। तो राइट आंसर यहाँ पे रोलिंग, ये क्या है, एक रोलिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस इज, तो इसमें से कौन सा जो है वो हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस है, जिसमें मतलब हाई एनर्जी मतलब जल्दी जल्दी डिफॉर्मेशन होता है, बोल रहे हैं हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग, फोर्जिंग है, एक्सट्रूजन है, सीट फॉर्मिंग है, ऑल ऑफ दिस। तो होगा ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देते हो आप फास्ट रेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस द डिफॉर्मेशन वेलोसिटी इज अराउंड, तो डिफॉर्मेशन वेलोसिटी कितनी होती है हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग में, 5 से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से 15,
10 से 30 या 30 से 50 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, 10 से 30 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोसेसिंग ऑपरेशन में या फिर कोई भी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसिंग में, वही बोल रहे हैं मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसिंग या प्रोसेस में क्या होता है, मास ऑफ मेटल कंजर्व, मतलब मास वही रहता है, चेंज नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ मेटल इज़ कंजर्व्ड, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता। एरिया ऑफ मेटल इज़ कंजर्व्ड, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए कोई भी मैकेनिकल वर्किंग जब प्रोसेस करते हैं ना तो मास में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि मास का लॉस नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा वॉल्यूम का भी कोई लॉस नहीं होता है, जितने वॉल्यूम में आप दे रहे हो वर्किंग के बाद भी उतना ही वॉल्यूम बचेगा, भले लेंथ या विथ शेप चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा। लेकिन एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे वो बिलेट था मान लीजिए पहले, तो सरफेस एरिया कुछ अलग होगा, मैंने बिलेट को क्या बना दिया, टीएमटी बार बना दिया, बहुत लेंथ का बड़ा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया उसका। तो सरफेस एरिया कंजर्व नहीं रहता है, मास और वॉल्यूम कंजर्व रहता है किसी भी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिव क्रैंक सॉफ्ट आर मेड बाई। तो जो क्रैंक सॉफ्ट होता है ना इंजन का, वो किससे बनता है, रोलिंग से बनता है, फोर्जिंग से बनता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनता है, या ड्राइंग से बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्जिंग, ठीक है। क्रैंक सॉफ्ट आपका फोर्जिंग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लो होल्स एंड पोरोसिटी इन ए कास्ट इंगट मे बी एलिमिनेटेड बाई। तो जब हम कास्टिंग करते हैं ना, इंगट कास्टिंग, तो ब्लो होल्स और पोरोसिटी आ जाता है, तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हॉट रोलिंग से, कोल्ड फोर्जिंग से, हॉट रोलिंग से, या बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ ए एंड सी है, हॉट फोर्जिंग और हॉट रोलिंग। क्या होता है, बड़ा बड़ा जो इंगट आता है उसमें पोरोसिटी या ब्लो होल्स होता है, जो तो जब हम उसको हम हॉट फोर्जिंग हॉट रोलिंग करते हैं ना तो वो दबता है, कंप्रेस होता है, तो वो ब्लो होल्स फिलअप हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से ब्लो होल्स फिलअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा ब्लो होल्स, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीस इन मेटल वर्किंग डिपेंड्स अपॉन। तो जब मैकेनिकल वर्किंग करते हैं ना तो मेटल का जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, कि कितना बढ़ेगा टेम्परेचर है, कितना घटेगा, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन पहला है इनिशियल टेम्परेचर पे, उस मटेरियल के इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। दूसरा हीट जनरेशन ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जब हम उसको रोलिंग या फोर्जिंग करेंगे तो उसके कारण जो हीट जनरेट होगा उससे भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा। या तीसरा हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, तो मतलब जब हम कोई भी रोलिंग फोर्जिंग करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा डाई और मेटल के बीच, तो उसके कारण जो टेम्परेचर होगा उस पर भी उसका टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो आंसर देखो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये तीनों फैक्टर है जो टेम्परेचर जनरेट करता है। क्या होता है, जैसे मुझे मान लीजिए हॉट रोलिंग करना है, तो जैसे मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस का मैंने बिलेट लिया, तो टेम्परेचर इस पर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि वर्किंग के बाद, है ना, ये मेटल का टेम्परेचर इस पर डिपेंड करेगा ही, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर है। नेक्स्ट इसका टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, जब हम रोलिंग या फोर्जिंग करेंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण भी हीट जनरेट होता है, ठीक है। जैसे मैं किसी अब लोहे को ले जाकर पत्थर में से पीटूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण भी हीट जनरेट होता है, जब रोलिंग फोर्जिंग कर रहे हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये सब क्या है, जो मेटल का टेम्परेचर है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट इन मेटल वर्किंग। तो टेम्परेचर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है मैकेनिकल वर्किंग में, एट द डाई मटेरियल इंटरफेस, एट द टूल्स मटेरियल इंटरफेस, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है यहाँ पे एट द टूल मटेरियल इंटरफेस। जनरली जब हम मशीनिंग वगैरह करते हैं ना, या लेथ मशीन में कुछ भी कटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जो टूल होता है और जो मटेरियल होता है उसके इंटरफेस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेन इन हॉट वर्किंग इज़। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा कंप्लीट नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन से कि स्ट्रेन इन हॉट वर्किंग क्या होगा, ठीक है। तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज़ कैरिड आउट एट। तो हॉट वर्किंग मेटल का किस टेम्परेचर में जनरली करते हैं, 0.5, 0.3 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, 0.4 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, 0.5 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, या 0.6 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो राइट आंसर यहाँ पे डी, 0.6 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में जनरली हम मेटल का हॉट वर्किंग करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में 0.5 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ही होता है। अगर एकदम प्योर है तो 0.3 होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, लेकिन अगर उसमें अगर इम्प्योरिटी है तो 0.5 होता है, क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो उससे ऊपर ही करते हैं, 0.6 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में हम हॉट वर्किंग जनरली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ऑप्शन देखिए, अगर
अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, लोअर द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, हायर इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, समटाइम हायर एंड समटाइम लोअर, डिपेंड अपॉन द मटेरियल या नन ऑफ दिस। अब देखिए ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी मेटल में, और वो स्ट्रेन एनर्जी जितना स्टोर होगा उतना जल्दी रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, उतना कम टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ज़्यादा मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस मतलब ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी, मतलब कम टेम्परेचर में ही रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर फॉर मेटल वर्किंग इज़ लिमिटेड टू। तो किसी भी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कितना रखना है ना। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो लिमिट टेम्परेचर का कितना रखना है। तो 50 डिग्री सेल्सियस बिलो मेल्टिंग पॉइंट, 50 डिग्री सेल्सियस अबो मेल्टिंग पॉइंट, 40 डिग्री सेल्सियस बिलो मेल्टिंग पॉइंट या 40 डिग्री सेल्सियस अबो मेल्टिंग पॉइंट। तो राइट आंसर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 1000 है, तो मैक्सिमम जो आप इसको हीट कर सकते हो वो है 950 डिग्री सेल्सियस तक की रोलिंग फोर्जिंग करने के लिए, इससे ज़्यादा हीट आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब वो मेल्टिंग पॉइंट तो कोई मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस करता ही नहीं ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तो मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होने के बाद में ना कोई मैकेनिकल वर्किंग होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एल्यूमिनियम सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म इज। तो एल्यूमिनियम में सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, रिकवरी है, ग्रेन ग्रोथ है या डायनेमिक रिकवरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे डायनेमिक रिकवरी होता है। एल्यूमिनियम जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने के पीछे का कारण उसकी डायनेमिक रिकवरी होती है। डायनेमिक रिकवरी में क्या होता है ना, जब हम कोई भी कोल्ड वर्किंग वगैरह करते हैं या कोई भी मैकेनिकल वर्किंग करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस करते हैं ना, तो क्या होता है डिसलोकेशन जनरेट होता है बहुत सारा। वो डिसलोकेशन है ना जनरेट होने के कारण क्या होता है, मैकेनिकल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ती है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए क्या होता है, रिकवरी प्रोसेस एक होता है। ठीक है, मतलब जब हम मेटल को जब हम हीट करते हैं ना, तो डिसलोकेशन क्या करता है, पॉजिटिव डिसलोकेशन और नेगेटिव डिसलोकेशन आपस को मिलकर ख़त्म हो जाते हैं, इसको एनहिलेशन ऑफ डिसलोकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को रिकवरी बोलते हैं। तो एल्युमिनियम में क्या होता है, डायनेमिक रिकवरी होता है, मतलब अगर थोड़े से हाई टेम्परेचर में अगर आप क्या करोगे, कोई भी मैकेनिकल वर्किंग करोगे एल्युमिनियम का, तो डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन तुरंत रिकवरी हो जाएगी, है ना, प्लस माइनस डिसलोकेशन मिलकर आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे, इसको बोलते हैं डायनेमिक रिकवरी। तो इससे एल्युमिनियम कौन सॉफ्ट होता है इसीलिए। ठीक है, मतलब बहुत कम स्ट्रेस में आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील दिस सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म इज। तो जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होती है उसमें सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, डायनेमिक रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रिकवरी होता है या डायनेमिक रिकवरी होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डायनेमिक रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखिए जहाँ पे डायनेमिक काम आ गया, नाम आ गया, मतलब डायनेमिक मतलब बहुत जल्दी हो जाना, तो डायनेमिक रिक्रिस्टलाइजेशन होता है किसमें, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में, इसके कारण वो सॉफ्ट रहता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेटल विथ लोअर स्टैकिंग फॉल्ट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सॉफ्टनिंग इन हॉट वर्किंग इज। तो अगर मेटल का जो स्टॉकिंग फॉल्ट एनर्जी है, ठीक है, स्टैकिंग फॉल्ट एक तरह से डिफेक्ट है, ठीक है, स्टैकिंग डिफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी का अरेंजमेंट का सॉरी एफसीसी का अरेंजमेंट कैसा रहता है, एबीसी अरेंजमेंट रहता है एफसीसी में। तो कई बार क्या होता है एबीसी की जगह से एक आध गायब हो जाता है, जैसे एबीसी गायब हो गया तो एबीसी अरेंजमेंट एबीसी मतलब एक आध गायब हो जाता है, स्टैकिंग सही से नहीं बैठ पाता, इसको बोलते हैं स्टैकिंग फॉल्ट। तो इसकी एक एनर्जी होती है, इस फॉल्ट के कारण एक एनर्जी रहता है, उसको स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो कम है मान लीजिए स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है मेटल सॉफ्टनिंग का हॉट वर्किंग के समय वो क्या होगा, कम होगा, हाई होगा, लो या नो इफेक्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अगर स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी कम है ना, तो वहाँ पे सॉफ्टनिंग जो है वो कम होगा। ठीक है, मेटल की सॉफ्टनिंग उतनी नहीं हो पाएगी क्योंकि स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल रिजल्ट्स इन। कोल्ड वर्किंग से क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ डक्टिलिटी डिक्रीज होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए कोल्ड वर्किंग से सिंपल सी बात है, कोल्ड वर्किंग से स्ट्रेंथ बढ़ता है और डक्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर सी होगा। इसके पीछे का मेन रीज़न यहाँ पे भी डिसलोकेशन है। जब भी हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ने से एक डिसलोकेशन दूसरे डिसलोकेशन को मूव नहीं करने देता है, तो मूव नहीं करने देता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ गया और डक्टिलिटी घट गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म वर्किंग इज, वार्म वर्किंग कब बोलेंगे? हॉट हॉट वर्किंग को बोलते हैं, कोल्ड वर्किंग को बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन होता है हॉट और कोल्ड वर्किंग का, या नन ऑफ दिस? तो देखिए नाम से पता चल रहा है वार्म, वार्म मतलब जो थोड़ा सा गर्म हो, तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग होता है वार्म वर्किंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेन रेट फ्लो स्ट्रेस ऑफ मेटल। जब आप स्ट्रेन रेट बढ़ा देते हैं या डिफॉर्मेशन रेट, किसी मेटल को डिफॉर्म करने का रेट बढ़ा देते हैं, मतलब उस मेटल को जल्दी जल्दी डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो मेटल का जो फ्लो स्ट्रेस होता है या जो यील्ड स्ट्रेस बोल सकते हो, मान लो यील्ड स्ट्रेस जो होता है मेटल का, वो बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या इन नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आंसर होगा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब किसी मेटल को आप जल्दी जल्दी डिफॉर्म करना चाहोगे ना, तो जितना जल्दी डिफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे डिफॉर्म करोगे तो यील्ड स्ट्रेंथ उतना नहीं बढ़ेगा, और जल्दी जल्दी डिफॉर्म करोगे तो यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सुपर प्लास्टिसिटी फॉर्मिंग द स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू। तो सुपर प्लास्टिसिटी के लिए स्ट्रेन रेट का आंसर होगा 0.01/सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना, समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, डायनेमिक रिकवरी इन मेटल अकर्स हैविंग। तो डायनेमिक रिकवरी कौन से मेटल में होती है? जिसमें लो स्टैकिंग फॉल्ट होता है, जिसमें हाई स्टैकिंग फॉल्ट होता है, देर इज़ नो इफेक्ट या नॉन ऑफ दीज? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हाई स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी। अगर स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा है तो रिकवरी जल्दी होगा, मतलब डिसलोकेशन डेंसिटी, मतलब डिसलोकेशन आपस में मिलके आपस में ख़त्म हो जाएंगे, इसको डायनेमिक रिकवरी बोलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एल्युमिनियम की स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें डायनेमिक रिकवरी होता है, और मेटल जल्दी हार्ड नहीं हो पाता है, सॉफ्ट ही रहता है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग के बाद भी मेटल सॉफ्ट रहता है, उसको डिफॉर्म करना आसान होता है। ठीक है, ओके, तो ये था लेक्चर पूरा। इसमें आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।